नमस्कार। कभी सोचा है कि हम यानी इंसान अपनी इस धरती के साथ आखिर जुड़े कैसे हैं? हमारा और प्रकृति का रिश्ता ये बना कैसे, समय के साथ बदला कैसे, और भाई आज हम कहाँ पर खड़े हैं? तो आज हम इसी बड़े ही रोमांचक सफर को समझने वाले हैं मानव पारिस्थितिकी के इस यूनिट में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, इस सफर में हम कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये मानव पारिस्थितिकी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसे कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ। फिर हम बढ़ती आबादी और हमारे पास जो संसाधन है उसकी पहेली को भी समझेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि एक बेहतर टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए हमारे पास रास्ते क्या क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व को, हमारे वजूद को समझने की एक बहुत बड़ी चाबी है। अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहूँ तो ये इंसानों और उनके आसपास के माहौल यानी पर्यावरण के बीच के रिश्ते की पढ़ाई है। सोच कर देखिए, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे घर, हमारा खाना, जो तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं, और खुद प्रकृति। तो मानव पारिस्थितिकी हमें यही समझने में मदद करती है कि हमारे हर एक काम का असर इस पूरे जाल पर कैसे पड़ता है, और दूसरी तरफ ये पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे बनाता है, कैसे उसे एक आकार देता है। अच्छा, आप एक काम करते हैं, चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हजारों सालों के इस लंबे सफर में प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसे बदला है। ये एक पूरी कहानी है जो हमारे शिकार करने वाले पूर्वजों से शुरू होती है और आज के इस डिजिटल जमाने तक पहुंचती है। हमारा ये सफर कई पड़ावों से गुजरा है। सबसे पहले थे प्राचीन शिकारी संग्राहक समाज। फिर लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन की शुरुआत हुई। उसके बाद आया कृषि का युग और फिर आखिर में 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति। और हर एक पड़ाव ने पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है शिकारी और संग्राहक समाज से। ये लोग छोटे छोटे खानाबदोश ग्रुप्स में रहते थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे। और सबसे खास बात, वो प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। इसीलिए धरती पर उनका असर, उनका प्रभाव बहुत ही कम था। कह सकते हैं कि वो पर्यावरण के साथ एक गजब के संतुलन में जीते थे। फिर आई एक बहुत बड़ी क्रांति। हमने जानवरों को पालना और खेती करना सीख लिया, और इस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हमें खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। हम एक जगह पर बसने लगे, गांव बने और हमारी आबादी भी बढ़ने लगी। और हाँ, खेती के जो नए नए तरीके आए, जैसे स्लैश एंड बर्न या जिसे हम जूम खेती भी कहते हैं, उससे जमीन पर हमारा असर भी अब गहरा होने लगा था। देखिए, खेती के विकास से क्या हुआ कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना होने लगा, जिसे सरप्लस कहते हैं। इससे आबादी और भी तेज़ी से बढ़ी और बड़े बड़े शहरों का जन्म हुआ। और फिर आई औद्योगिक क्रांति। फैक्ट्रियों, मशीनों और नई नई टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी ज़्यादा ताकत दे दी कि हम पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर बदलने लगे, और हमारी जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल भी बहुत बड़े लेवल पर करने लगे। अब देखिए, इस पूरे लंबे सफर में एक चीज हमेशा बहुत जरूरी रही है, और वो है अनुकूलन, यानी माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। ये जो बदलाव है ये शारीरिक भी हो सकता है। जैसे जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनका शरीर गर्मी बनाए रखने के लिए खुद को ढाल लेता है। और ये बदलाव सांस्कृतिक भी हो सकता है, जैसे हम गर्म जगहों पर हवादार घर बनाते हैं। सच पूछो तो यही अनुकूलन हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि भाई, ये जो पर्यावरण है ये हमें कितना कंट्रोल करता है। इसको लेकर ना दो मेन आइडियाज हैं। पहला आइडिया है पर्यावरणीय नियतिवाद। ये कहता है कि पर्यावरण ही सब कुछ तय करता है, वही बॉस है। लेकिन एक दूसरा और ज्यादा मॉडर्न आइडिया है जिसे कहते हैं संभववाद। ये कहता है कि देखो, पर्यावरण हमें कुछ मौके और कुछ मुश्किलें देता है, और हम इंसान अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन मुश्किलों का सामना करते हैं और मौकों का फायदा उठाते हैं। और यहीं से मानव पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। हुआ ये कि जैसे जैसे हम मुश्किलों पर काबू पाते गए, हमारी आबादी बढ़ती चली गई। पर सवाल ये है कि क्या हमारे ग्रह के जो संसाधन हैं वो भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं? और यही सवाल हमें ले आता है जनसंख्या बनाम संसाधन की बड़ी बहस पर। और आपको बताऊं, ये चिंता कोई आज की नहीं है। आज से 200 साल से भी पहले एक विचारक थे,
थॉमस मैल्थस, उन्होंने तभी चेतावनी दे दी थी कि अगर हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी तो हमारे जो संसाधन हैं वो कम पड़ जाएंगे और फिर अस्तित्व के लिए, जीने के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाएगा, जो कि तय है। सोचिए, उनकी ये चेतावनी आज भी कितनी सही लगती है। अच्छा, हम बार बार संसाधन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ पानी या कोयला या पेट्रोल है? नहीं, संसाधन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। इसमें हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी, ये सब तो है ही, पर यहाँ तक कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो स्किल्स हैं, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा संसाधन है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि हमारी आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है और हम जो इतनी खपत कर रहे हैं उसका हमारे ग्रह पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। और हाँ, इस असर को मापने के भी कुछ तरीके हैं। आज की तारीख में दुनिया की आबादी 8 अरब को भी पार कर चुकी है और एक अनुमान ये है कि साल 2050 तक ये आंकड़ा 9.8 अरब मतलब लगभग 10 अरब तक पहुंच जाएगा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए खाना, पानी और एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करना ये कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। और हाँ, ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं वाले लोग शामिल हैं। और ये जो हमारी मान्यताएं हैं ना, ये भी इस बात पर बहुत असर डालती हैं कि हम प्रकृति को किस नज़र से देखते हैं और उसके संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ संस्कृतियां हैं जो प्रकृति को बचाने पर जोर देती हैं, तो वहीं कुछ विकास और चीज़ों की खपत को ज़्यादा अहमियत देती हैं। तो सवाल फिर वही आता है कि हम सब मिलकर जो इतनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे ग्रह पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे हम नापें कैसे? क्या इसका कोई पैमाना है, कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। एक तरीका है जिसे कहते हैं पारिस्थितिक पदचिह्न या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इसे ऐसे समझिए, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा खाना, कपड़े, घर, हमारी गाड़ियाँ, इन सबको बनाए रखने के लिए धरती की कितनी ज़मीन और कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है, यही हमारा पदचिह्न है। और अगर हमारा ये पदचिह्न धरती की देने की क्षमता से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम एक तरह से पर्यावरण का कर्ज लेकर जी रहे हैं। तो भाई, इन सारी चुनौतियों को देखकर सवाल तो यही उठता है कि अब आगे का रास्ता क्या है? और इसका जवाब एक ही शब्द में है, एक सतत यानी टिकाऊ भविष्य बनाना। एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखे। और देखिए, एक टिकाऊ समाज सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं बन जाता। इसके कई जरूरी पिलर्स हैं, कई स्तंभ हैं। हमें प्रकृति को बचाना होगा, हमारे पास जो संसाधन हैं उनका बंटवारा ठीक से और बराबरी से करना होगा, जनसंख्या की वृद्धि को मैनेज करना होगा और हमें ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बनाने होंगे जो पर्यावरण के दोस्त हों, दुश्मन नहीं। जब ये सारी चीजें एक साथ होंगी, तभी एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखी जा सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरी यूनिट के 3 सबसे बड़े टेकअवेज, 3 सबसे बड़े सबक क्या हैं? सबसे पहला सबक तो ये है कि प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहा। ये शिकारी समाज से लेकर आज के औद्योगिक युग तक लगातार बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। दूसरा सबक ये है कि हमारी जो आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो पृथ्वी के सीमित मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है और इसी वजह से कई तरह के पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सबक ये है कि अगर हमें एक टिकाऊ भविष्य चाहिए, तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक संतुलन बनाकर जीना सीखना ही होगा। याद रखिए, हमारी तरक्की और प्रकृति की सेहत, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और यही आगे का रास्ता है। फॉर मोर क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड डेली इग्नो वीडियोज़, सब्सक्राइब टू इग्नो माइंड डिकोडेड।